भारत की पवित्र धरती पर सदियों से कई वीरों ने जन्म लिया और उन्होंने भारत माता की आन मान और शान के लिए खुद के जीवन की आहुति दे दी। ऐसे ही वीर राजा पृथ्वीराज चौहान हुए, जो चौहान वंश में जन्मे आखिरी हिंदू शासक थे, जिन्होंने मात्र 11 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसका विस्तार भी किया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान एकमात्र ऐसे वीर राजा थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी से युद्ध करके उसका राज्य शासन पर कब्जा कर लिया था। महान सूरवीर और पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में पाटन, जो कि गुजरात में है, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम महाराजा सोमेश्वर था और माता का नाम करपुरा देवी था। इनके पिता अजमेर के राजा थे। 11 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। तब इन्होंने छोटी सी उम्र में ही अजमेर का कार्यभार संभाला और अजमेर के उत्तराधिकारी बने। इनका जन्म इनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष के बाद हुआ था, जिसके कारण राज्य में कई लोगों को इनके उत्तराधिकारी बनने पर पाबंदी थी, जिसके कारण वे हमेशा से इनके विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने एक कुशल शासक बनके जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। पृथ्वीराज चौहान ने सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से शिक्षा ली थी। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की भी शिक्षा ग्रहण की और आगे चलकर एक कुशल योद्धा बने। इन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था। बचपन से ही कुशल योद्धा थे। अपने बाल्यकाल से ही शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था, जिसके जरिए वे बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे। पृथ्वीराज चौहान ने संस्कृत, प्राकृतिक, पैसाची, शौर सैनी, मगधी और अपभ्रंश भाषा समेत 6 भाषाओं का भी ज्ञान लिया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने मीमांसा, वेदांत, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान, गणित और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान लिया था। ये अश्व और हाथी नियंत्रण विद्या में भी माहिर थे। पृथ्वीराज चौहान की माता कपूरी देवी अपने पिता की एकमात्र संतान थी, जिसके कारण कपूरी देवी के पिता महाराजा अंगनपाल, जो दिल्ली के राजा थे, उन्हें इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। इस प्रकार विचार करते हुए उन्हें अपनी मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान को उत्तराधिकारी बनाने का सुझाव आया। तब वे पृथ्वीराज चौहान के माता पिता दोनों की सहमति से पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया और फिर सन 1166 में महाराज अंगनपाल की मौत होने के बाद दिल्ली की गद्दी पर नए राजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक कराया गया। पृथ्वीराज चौहान ने पिता की मृत्यु के बाद अजमेर का भी कार्यभार संभाला। उसके बाद दिल्ली तक अपने साम्राज्य को फैलाया। उसके बाद उन्होंने पड़ोसी राज्य तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चंदेल शासकों को पराजित किया। चालुक्य वंश के राजाओं से भी युद्ध लड़ा और एक कुशल शासक बनकर प्रजा की उम्मीदों पर खरा उतरे। जनता की भलाई के लिए भी अनेक साहसिक कार्य किए। पृथ्वीराज चौहान और राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी बहुत ही रोचक है। संयोगिता राजा जयचंद की पुत्री थी, जो कन्नौज के राजा थे। संयोगिता बचपन से ही काफी सुंदर थी और वह अपनी सहेलियों से पृथ्वीराज चौहान के वीरता के कई सारे किस्से सुनी चुकी थी, जिसके कारण वह पृथ्वीराज चौहान को एक बार देखना चाहती थी। उसी बीच एक बार दिल्ली से पन्ना राय नाम के चित्रकार दिल्ली के सौंदर्य और राजा पृथ्वीराज के चित्र को लेकर कन्नौज आए हुए थे। जब रानी संयोगिता को इसके बारे में पता चला तो वह उस चित्रकार को अपने पास को बुलवाया। संयोगिता ने चित्रकार पन्ना राय को पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर दिखाने के लिए आग्रह किया। तस्वीर देखते ही संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर मोहित हो जाती है, जिसके बाद वह चित्रकार पन्ना राय को अपनी तस्वीर बनाकर अपनी मन की बात पृथ्वीराज चौहान को कहने के लिए कहते हैं। चित्रकार पन्ना राय रानी संयोगिता का चित्र बनाकर पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत करते हैं और उनके मन की बात भी बताते हैं। तस्वीर में संयोगिता की सुंदरता को देख पृथ्वीराज चौहान भी उन पर मोहित हो जाते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे को पत्र लिखते हैं और जब संयोगिता और पृथ्वीराज के बारे में धीरे धीरे राज्य के अन्य लोगों के कानों में बात पता चलती है। जब इस बात का पता संयोगिता के पिता जयचंद को चलता है तो वह संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करते हैं, क्योंकि जयचंद पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी थी, जिसके कारण वे नहीं चाहते थे कि दोनों आपस में शादी करें। जयचंद ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर आयोजित किया,
जहां पर अनेक देश के राजकुमारों को बुलाया गया था। वहां पर पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए जयचंद ने किले के बाहर दरवाजे पर द्वारपाल के जगह पर पृथ्वीराज चौहान के पुतले को लगाने का आदेश दिया। संयोगता पहले से ही पृथ्वीराज चौहान को पत्र में खुद को अगवा करने का संदेश भेजती है। उसके बाद जब संयोगता वरमाला पहनाने के लिए आती है तो वह पृथ्वीराज चौहान के पुतले को माला डाल देती है, जिसे देख उनके पिता अपमानित और क्रोधित हो जाते हैं। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान संयोगता के पत्र को पढ़ने के बाद स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और संयोगता की सहमति पर संयोगता को अगवा करके अपनी राजधानी ले जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। बात करें अगर चंद्रबरदाई के बारे में तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे। ये पृथ्वीराज के दरबार के दरबारी कवि भी थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के आत्मा आधारित पृथ्वीराज रासो नाम के ग्रंथ को भी लिखा था। चंद्रबरदाई के पढ़े श्लोक के कारण ही पृथ्वीराज चौहान युद्ध में शब्दभेदी बाण चलाकर मोहम्मद गौरी की हत्या कर पाते हैं। 3 लाख सैनिक और 300 हाथियों के साथ पृथ्वीराज की सेना काफी विशाल थी, जिसके कारण उन्होंने काफी दूर तक अपने राज्य का विस्तार फैलाया था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कुल 18 बार युद्ध हुआ था, जिसमें 17 बार तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। 18वीं बार मोहम्मद गौरी से पराजित हो जाते हैं, लेकिन अंत में मोहम्मद गौरी को भी मार डालते हैं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का जो प्रथम युद्ध हुआ वह सरहिंद किले के पास तराई नामक स्थान पर हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच प्रथम युद्ध पंजाब तक अपने शासन को फैलाने के दौरान हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने पंजाब में भी अपने राज्य का विस्तार फैलाने का निर्णय लिया, लेकिन उस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गौरी का शासन था, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान के लिए बिना मोहम्मद गौरी से लड़े पंजाब पर शासन करना मुश्किल था। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विशाल सेना के साथ मोहम्मद गौरी पर आक्रमण किया। दोनों के बीच हुए युद्ध के अंत में मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान पंजाब पर शासन करने लगते हैं। उसके बाद भी मोहम्मद गौरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार वह हार जाता है। लेकिन फिर अंत में जब मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की दुश्मनी के बारे में पता चलता है, तब वह जयचंद की सहायता से दोबारा पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है। यह भी युद्ध तराइन के मैदान में ही होता है। उस समय संयोगता के स्वयंवर में हुए घटना के कारण कई सारे राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान से निराश थे, जिसके कारण उस समय किसी भी राजपूत राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, जिसके कारण वे अकेले पड़ गए और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। जिसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को बंदी बना कर ले जाता है। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की और उसे भी गद्दारी का फल भुगतना पड़ा। मोहम्मद गौरी ने जयचंद की भी हत्या कर दी। इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी फिर से पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज पर शासन पा लेता है। इसके बाद कोई भी राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान की तरह दोबारा दिल्ली पर शासन पाने के लिए अपनी वीरता साबित नहीं कर पाया। गौरी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को बंदी बनाकर जब अपने राज्य में ले जाता है, जहां पर वह पृथ्वीराज चौहान को बहुत यातनाएं देता है, यहां तक कि गर्म लोहे के सरिये से पृथ्वीराज चौहान की आंखों को भी जला देता है, जिससे पृथ्वीराज चौहान अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से पहले उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। तब चंद्रबरदाई की सलाह पर पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने के कर्तव्य प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तब चंद्रबरदाई एक श्लोक पढ़ते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पढ़ते हैं, जिसके जरिए पृथ्वीराज चौहान को एक संकेत देते हैं कि मोहम्मद गौरी कितनी ऊंचाई पर बैठा है, ताकि पृथ्वीराज चौहान उतनी ऊंचाई पर ही निशाना लगाए। उसी संकेत पर पृथ्वीराज चौहान बाण छोड़ते हैं और एक ही बाण में गौरी के मस्तिष्क को भेद देता है। उसके बाद अंत में अपनी दुर्दशा से बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई एक दूसरे की हत्या करके मर जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।